हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटोहॉलिक बाय स्वर्णिका। और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो उसको स्टार्ट करने से पहले पढ़ते हैं एक पॉजिटिव थॉट। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। वाओ, व्हाट अ थॉट। आपको ग्रेट नहीं होना है। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आप ग्रेट नहीं होना ज़रूरी है, पर हाँ, अगर आपको ग्रेट बनना है अपनी लाइफ में तो आपको स्टार्ट करना ज़रूरी है। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आप ज़रूर ग्रेट बनेंगे, पर आप ग्रेट बनने का इंतज़ार करेंगे किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, दिस विल नॉट हैपन। आइए अब आते हैं न्यूक्लियस पर। तो न्यूक्लियस इज़ द हार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? हार्ट बोला जाता है सेल का। अब सेल विदाउट न्यूक्लियस क्या सर्वाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। और हार्ट के अलावा इसको ब्रेन भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन बिकॉज इट कंट्रोल्स द सेल। यहाँ पर जो ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स डीएनए इज कन्फाइंड, रेप्लिकेटेड एंड ट्रांसक्राइब्ड। न्यूक्लियस के अंदर ही जितना भी जो डीएनए होता है सेल का, द सेल्स डीएनए, सेल का जितना भी डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड होता है। और न्यूक्लियस के अंदर ही जो डीएनए वो रेप्लिकेट करता है और ट्रांसक्राइब करता है। ट्रांसक्राइब का मतलब क्या हो गया? ट्रांसक्राइब का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ट्रांसक्राइब का मतलब हुआ कि वो न्यूक्लियस के अंदर ही उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसलेशन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन लिखा, सिर्फ ट्रांसक्राइब्ड लिखा है, यानी कि उसका ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को और हेरिडिटरी एक्टिविटीज़ को भी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एज वेल एज हेरिडिटरी एक्टिविटीज़। न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1833। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1833 में प्लांट सेल के अंदर। और एक बात और है, जो रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट हुक वॉज द पर्सन जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था, एंड रॉबर्ट ब्राउन इज द पर्सन जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। एंड वर क्विकली रिकॉग्नाइज्ड एज अ कांस्टेंट फीचर इन ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल्स। और बाद में उन्होंने, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले 1833 में प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियाई को ऑब्जर्व किया, और बाद में उन्होंने देखा ये कांस्टेंट फीचर है, सारे एनिमल्स और प्लांट सेल्स का कांस्टेंट फीचर है। कांस्टेंट फीचर यानी कि सबके अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलाई, अब आपको पता होगा ये जो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियोलाई बोलते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोलाई को किसने डिस्कवर किया था? एम.जे. स्लेडन इन 1838, फर्स्ट नोटेड बाय फोंटेना। लेकिन फोंटेना नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले नोट किया था, लेकिन उसको डिस्क्राइब किसने किया था? डिस्क्राइब किया था एम.जे. स्लेडन ने। अब यहाँ पर हैमरलिंग्स एक्सपेरिमेंट दे रखा है। सो इट इज़ अ इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो कि हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है। इससे हमें हिस्ट्री के बारे में ये पता चलता है कि किस तरीके से हमें ये पता चलाता है दैट न्यूक्लियस इज़ द थिंग जो क्या करता है? हेरिडिटरी ट्रांसफ़र। न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियस वो चीज़ है जिससे जो पेरेंट के जीन्स होते हैं वो किस में ट्रांसफ़र होते हैं? ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है। ये बात हमें हैमरलिंग के एक्सपेरिमेंट से पता चली थी। अब मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की थ्योरी नहीं लिखी है। आई हैव pasted the diagrams, and through those diagrams I will try to explain the Hammerling's experiment. हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट में हमें बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट में से क्या रिजल्ट निकला था, व्हाट वर द रिजल्ट, और इसको क्यों परफॉर्म किया गया था, इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया था। सो हेयर यू कैन सी दैट दिस इज़ एसिटाबुलेरिया। मैंने आपको एसिटाबुलेरिया के बारे में पहले भी बताया था। ये सबसे लार्जेस्ट प्लांट सेल है, और यू कैन सी दैट ये यूनिसेलुलर होता है। इट इज़ यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। सो येस, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लांट सेल, एसिटाबुलेरिया एल्गी। इट इज़ अ एल्गी है ये, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। फिर इसने क्या किया था? इसने 2 स्पीशीज़ ली थी। हैमरलिंग टुक 2 species of the Acetabularia. One is Acetabuleria mediterranea और second is Acetabuleria strenulata. अब यहाँ पर देखिए, आपको इनकी मॉर्फोलॉजी देखनी है। दोनों की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है।
इसको जो मेडिटेरेनियन वाली, इसको शॉर्ट में मैड बोलते हैं, और सेरेनुलेटा वाली को सर्न बोलते हैं। तो ये जो मैड स्पीशीज़ है, इसमें आप देख सकते हैं इसकी कैप किस तरीके से है, वेयरएज इसकी कैप किस तरीके से है, दोनों की कैप में डिफरेंस है। ठीक है, अब ये जो पार्ट्स होते हैं, जिसके ये जो ऊपर वाले पार्ट्स हो गए, इन ऊपर वाले पार्ट्स को कैप बोलते हैं, मिडल पार्ट को स्टॉक बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बेस और राइजॉइड। और एक एसिटाबुलेरिया जो एल्गी है, इसके अंदर इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसके राइजॉइड में ही होता है, ये आपको याद रखेंगे, वो उसके कहाँ पर होता है, राइजॉइड में होता है। तो अब इसने क्या किया था, इस डायग्राम में देखेंगे, इसने यहाँ पर ये जो ए स्ट्रिनुलेटा वाली और ए मेडिटेरेनिया वाली, ये जो दोनों एल्गी हैं, इन दोनों को राइजॉइड्स को कट कर लिया। यू कैन सी हियर दैट राइजॉइड्स वाले पार्ट को अलग कर दिया टुगेदर विद स्टॉक। जो राइजॉइड वाला पार्ट है इसको अलग किया है, लेकिन उसने राइजॉइड्स वाले पार्ट को अलग किया, स्टॉक वाले पार्ट को अलग किया और कैप वाले पार्ट को अलग किया। इन तीनों पार्ट्स को अलग कर दिया। इन तीनों पार्ट्स को अलग करके क्या किया इसने, तीनों पार्ट्स को अलग करने के बाद ये देखिए, ये किसका राइजॉइड है, ये सीरुनुलेटा का राइजॉइड है। इसके ऊपर किसका स्टॉक लगा दिया, इसके ऊपर मेडिटेरेनिया का स्टॉक लगा दिया। और सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे ये किसका स्टॉक है, ये किसका राइजॉइड है, ये मेडिटेरेनिया का राइजॉइड है। इसके ऊपर किसका स्टॉक लगा दिया, इसके ऊपर सीरुनुलेटा का स्टॉक लगा दिया। और उसके बाद क्या किया इसने, उसके बाद इतना करने के बाद इसने ऊपर ये जिस यहाँ पर सीरुनुलेटा का राइजॉइड है, वहाँ पर इसने किसकी कैप लगा, इट वॉज फाउंड दैट, बाद में क्या हुआ, देखो ये जो स्ट्रक्चर है बाद में डेवलप करेगा, रीजनरेट करेगा। तो रीजनरेट करने के बाद क्या हुआ, रीजनरेट करने के बाद देखा गया कि राइजॉइड जो था वो किसका था, फर्स्ट जनरेशन जब बनी, देखिए फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन कैप्स मैच दी स्टॉक्स, कैप रिमूव्ड अगेन। फर्स्ट जनरेशन जो थी ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है। तो इसने क्या किया, फर्स्ट जनरेशन में देखा गया कि जो कैप है वो उसी स्पीशीज़ की कैप बनी है यहाँ पर, जिस स्पीशीज़ की क्या थी, स्टॉक थी। जिस स्पीशीज़ की स्टॉक थी उसी स्पीशीज़ की यहाँ पर कैप बनी। तो ये जो स्टॉक है ये किसकी थी, यहाँ पर ये वाली स्टॉक थी आपकी मेडिटेरेनिया की। तो कैप किसकी बनी, मेडिटेरेनिया की। वेयर राइजॉइड किसका है, सीरुनुलेटा का है। सेकंड में यहाँ पर स्टॉक किसकी थी, सीरुनुलेटा की थी। और तो कैप भी किसका बना, सीरुनुलेटा का बना। वेयर यहाँ पर राइजॉइड किसका था, मेडिटेरेनिया का था। थोड़ा सा अजीब है ना, अभी बताती हूँ। तो सेकेंड जनरेशन को देखते हैं पहले। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, ऑल सब्सिक्वेंट रीजनरेटेड कैप्स मैच द होल्ड फास्ट। तो बाकी जितनी भी कैप थी उनने किसको मैच किया, होल्ड फास्ट को। अब ये जो राइजॉइड वाला पार्ट है इसको होल्ड फास्ट भी कह देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड होल्ड फास्ट बिकॉज इट इज़ अटैच टू द सरफेस से अटैच होता है, इसलिए इसको होल्ड फास्ट भी बोल देते हैं। तो बाद में जितनी कैप बनी वो किसके अकॉर्डिंग बनी, होल्ड फास्ट के अकॉर्डिंग बनी, राइजॉइड के अकॉर्डिंग बनी। जैसे कि यहाँ पर किसका राइजॉइड है, सीरुनुलेटा का राइजॉइड है। तो कैप भी किसकी बनी, सीरुनुलेटा की। वेयर स्टॉक किसके, मेडिटेरेनिया की। और ये क्या है आपका, ये आपका किसका राइजॉइड है, ये आपका राइजॉइड है मेडिटेरेनिया का। तो यहाँ पर स्टॉक भी, वो कैप किसकी बनी, मेडिटेरेनिया की बनी। और स्टॉक किसकी है, स्टॉक है आपकी सीरुनुलेटा की। सो दिस इज़ द थिंग। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या देखा गया कि कैप उसी की बनती है जिसका न्यूक्लियस होता है, जिसका न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस किस में, राइजॉइड में। तो जिसका राइजॉइड होगा कैप उसकी बनेगी। यहाँ पर सीरुनुलेटा का राइजॉइड है तो कैप सीरुनुलेटा की बन रही है। और यहाँ पर मेडिटेरेनिया का राइजॉइड है तो यहाँ पर भी मेडिटेरेनिया की बन रही है। आगे की जितनी भी जनरेशन्स होंगी उनमें यही रूल फॉलो हुआ कि जिसका न्यूक्लियस था उसी की कैप बनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है वो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है कि स्ट्रक्चर कैसा होगा बॉडी का। तो जिसका न्यूक्लियस था उसी का स्ट्रक्चर बना। लेकिन पहली जनरेशन में, अब क्वेश्चन ये आता है कि पहली जनरेशन में ऐसा क्यों नहीं हुआ। पहली जनरेशन में तो
जो कैप थी वो किसको मैच कर रही थी, स्टॉक को मैच कर रही थी, राइजोइड को मैच नहीं कर रही थी, स्टॉक को मैच कर रही थी। तो पहली जनरेशन में ऐसा क्या होता है, इट वॉज बिकॉज कि साइटोप्लाज्म में, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन कहाँ होता है, ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। तो थोड़े बहुत क्या बचे होंगे, थोड़े बहुत यहाँ पर बचे होंगे, ये यूनिसेलुलर है ना, ये पूरा एक सिंगल सेल है, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में थोड़ा बहुत डीएनए होगा, सॉरी साइटोप्लाज्म में थोड़े बहुत प्रोटीन्स होंगे, आई एम जस्ट सॉरी फॉर दैट, साइटोप्लाज्म में थोड़े बहुत प्रोटीन्स होंगे इन द साइटोप्लाज्म देयर वर प्रोटीन्स, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन कहाँ पर हुआ, ट्रांसलेशन हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर। और ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन में आरएनए जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, इट चेंजेस इनटू प्रोटीन। कौन सा आरएनए होता है, वो एमआरएनए, एमआरएनए प्रोटीन्स में चेंज होता है, जिसकी वजह से कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, जिन्होंने किसके लिए कोड किया, जिन्होंने उसी के लिए कोड किया जिससे वो बिलोंग करते थे, जिससे वो बिलोंग करते थे, उसी के लिए उन्होंने कोड किया। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, स्टॉक किसकी है, स्टॉक किसके, मेडिटेरेनिया की, तो कैप भी किसकी बनी, मेडिटेरेनिया की। यहाँ पर स्टॉक किसकी है, सिरुनुलेटा की, तो कैप भी किसकी बनी, सिरुनुलेटा की। क्योंकि इन स्टॉक के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि अभी भी किसके लिए वर्क कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं अपनी ही उसके लिए, स्पीशीज़ के लिए। सो इन दिस वे यू कैन सी दैट कि फर्स्ट जनरेशन में ऐसा क्यों हुआ था, बाकी जनरेशन में कौन सा रूल फॉलो हुआ, बाकी जनरेशन में जिसका न्यूक्लियस उसी का स्ट्रक्चर। तो यहाँ से ये जो हैमरलिंक का एक्सपेरिमेंट था, हैमरलिंक के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया दैट न्यूक्लियस इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल। न्यूक्लियस जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि एक बंदे का एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और वो जो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक ऑर्गेनिज्म को कहाँ से मिलती है, वो एक ऑर्गेनिज्म को अपने पेरेंट्स से मिलती है। दैट्स वाई वी रिजेंबल अवर पेरेंट्स। अब आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर पर। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या बताया, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में भाई एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसको कैरियोथिका भी बोलते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है न्यूक्लियर सेप, दूसरी चीज़ होती है न्यूक्लियर सेप, तीसरी चीज़ होती है न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियर सेप को ही न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं। तीसरी चीज़ होती है क्रोमैटिन फाइबर और चौथी चीज़ होती है न्यूक्लियोलस। तो एक बार और देखते हैं। तो पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको कैरियोथिका और न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं। दूसरी चीज़ होती है न्यूक्लियर सेप जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है क्रोमैटिन फाइबर्स और चौथी चीज़ होती है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप और पेरी न्यूक्लियर सिस्टर ने, न्यूक्लियर एनवेलप और पेरी न्यूक्लियर सिस्टर, न्यूक्लियर एनवेलप जिसको क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर सिस्टर ने भी बोलते हैं। ये डीएनए को एनक्लोज करता है, डिफाइंस द न्यूक्लियर कंपार्टमेंट ऑफ इंटरफेस एंड द प्रोफेस न्यूक्लियाई। तो इंटरफेस और इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियर एनवेलप का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ही जो डीएनए वगैरह है वो इसके न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ही पाया जाता है, और ये जो इंटरफेस और प्रोफेस का न्यूक्लियस होता है उनकी बाउंड्री को डिसाइड करता है, न्यूक्लियर कंपार्टमेंट को डिफाइन करता है। द स्पेरिकल इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स स्पेसिफिक प्रोटीन्स दैट एक्ट एज द बाइंडिंग साइट्स फॉर द सपोर्टिंग फाइबरस शीट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कॉल्ड न्यूक्लियर लेमिना। अभी मैंने आपको जो एनवेलप का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया, दोबारा बनाते हैं उसी को। ये जो इस तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप का स्ट्रक्चर होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर हो गई। तो जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है स्फेरिकल शेप की होती है और क्या कंटेन करती है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर। यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स किसका काम करते हैं, ये बाइंडिंग साइट्स का काम करते हैं। किसके लिए बाइंडिंग साइट्स का काम करते हैं, सपोर्टिंग फाइबर्स के लिए, सपोर्टिंग फाइबर शीट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो आपको पता होगा कि जो वो होते हैं
स्केलेटन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का हम साइटोस्केलेटन, सॉरी सेल का स्केलेटन, जो हम साइटोस्केलेटन पढ़ते हैं, साइटोस्केलेटन में हम 3 चीज़ें आती हैं। साइटोस्केलेटन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिब्रिल्स एंड तीसरी चीज़ होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो साइटोस्केलेटन के अंदर क्या क्या आता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिब्रिल्स। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? यहाँ पर बात की गई है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये इनर साइड, जो अंदर वाली इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उस इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इनर साइड पर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की फाइब्रस शीट है, और वो किसकी मदद से अटैच है? प्रोटीन्स की मदद से अटैच है। और उन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में जो प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? उन प्रोटीन्स को कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना। यानी कि न्यूक्लियर लेमिना वो प्रोटीन है जो कि किससे अटैच्ड है? जो कि अटैच्ड है इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और ये किसका पार्ट है? इट इज़ द पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कई सारे टाइप की होती हैं और कई सारे अलग अलग प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। यहाँ पर जिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात कर रहे हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन होता है उसको न्यूक्लियर लेमिना कहते हैं, एंड इट इज़ अटैच्ड टू द इनर सर्फेस ऑफ द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर लेमिना, अब क्या होता है? न्यूक्लियर लेमिना का काम क्या है? न्यूक्लियर लेमिना हैज़ अ कॉन्टैक्ट विद क्रोमैटिन। न्यूक्लियर लेमिना का किसके साथ कॉन्टैक्ट होता है? न्यूक्लियर लेमिना का कॉन्टैक्ट होता है क्रोमैटिन के साथ और क्रोमोसोम्स के साथ एंड न्यूक्लियर आरएनएस के साथ। जो आरएनए होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमैटिन होता है, उनके साथ इसका कॉन्टैक्ट होता है। द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे सराउंडेड है? आउटर मेम्ब्रेन से। विच क्लोजली रिजेंबल्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज़ कंटिन्यूस विद इट। अब आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियस होता है, जिसकी ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही ऐसे करके यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जो इसलिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये किसको, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हो गई। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्लोजली रिजेंबल करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को, यानी कि उससे क्लोजली मैच करती है और उसके साथ कंटिन्यूस भी होती है। इट इज़ सराउंडेड बाय लेस इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। लेकिन ये किससे सराउंडेड है? लेस इंटरमीडिएट फिलामेंट से सराउंडेड है। Like the membrane of the rough ER, the outer surface of outer membrane is generally studded with the ribosomes engaged in protein synthesis. अब जो न्यूक्लियस के तुरंत बाद जो ER होता है वो RER होता है, रफ ER होता है, और रफ ER के बाद SER प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि रफ ER की मेम्ब्रेन की तरह, जैसे रफ ER की मेम्ब्रेन होती है, उसी तरीके से जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जस्ट लाइक RER, इसका जो सरफेस होता है वो भी किससे लदा हुआ होता है? स्टडीड का मतलब हो गया लदा होना। तो वो किससे लदा हुआ होता है? इट इज़ राइबोसोम से, यानी कि उसके सरफेस पे कई सारे राइबोसोम्स होते हैं, और वो राइबोसोम्स किस में हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियर लेमिना इज अ प्रोटीन मैश वर्क। प्रोटीन का एक मैश वर्क है, एक पूरा जाल है प्रोटीन का। इस इनसाइड इट लाइंस द इनसाइड सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो अंदर वाला सरफेस है, इनर सरफेस, वहाँ पर ये लाई करता है। कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता? न्यूक्लियर पोर्ट्स में प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया अभी। तो ये जो मैंने बीच में ये जो गैप छोड़ा, ये जो बीच का गैप है, ये गैप क्या है? दिस इज न्यूक्लियर पोर। इसको दूसरे कलर से शो कर देती हूँ, अदरवाइज इट विल मेक नो सेंस। तो ये जो बीच का स्पेस है, ये जो खाली स्पेस छोड़ा है मैंने बीच में, इस स्पेस को ही क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोपोर्स। दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोपोर्स। इनको न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। तो जहाँ पर न्यूक्लियोपोर्स होते हैं वहाँ पर क्या है? जहाँ जहाँ पर न्यूक्लियोपोर होगा वहाँ पर न्यूक्लियर लेमिना एब्सेंट होगा। एंड कंसिस्ट ऑफ अ स्क्वायर लेटिस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एक स्क्वायर लेटिस होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। इन मैमल्स 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। दीज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो किसकी बात कर रहे हैं? मैमल्स की बात कर रहे हैं। मैमल्स में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, A, B एंड C। द लेमिन्स फॉर्म डाइमर दैट हैव अ रॉड लाइक डोमेन एंड
टू ग्लोबुलर हेड्स एट वन एंड। जो लेमिन्स होते हैं, हम यहाँ पर लेमिन्स के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो लेमिन्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं, डायमर बना लेते हैं, यानी कि दे एग्जिस्ट एज अ डायमर। इनके पास एक रॉड की तरह डोमेन होता है और दो ग्लोबुलर हेड्स होते हैं, वो भी एक ही एंड पर। स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए ये मोनोमर है, यह एक मोनोमर है। किसका मोनोमर है? न्यूक्लियर लेमिन का। न्यूक्लियर लेमिन का मोनोमर है, ये डायमर है। दो न्यूक्लियर लेमिन्स आए और वो आपस में जुड़ गए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों हेड्स हैं, ये न्यूक्लियर लेमिन का कौन सा पार्ट हो गया? टेल वाला पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट हेड वाला पार्ट हो गया। तो जो दोनों हेड है, जब एक डायमर फॉर्म हो रहा है तो डायमर के अंदर जो दोनों हेड्स हैं वो एक ही साइड हैं, और ये जो हेड है ये कैसे हैं? स्फेरिकल शेप के हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? ग्लोबुलर हेड। और जो टेल है इसको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर रॉड है। इस टेल को रॉड भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रॉड। तो रॉड की तरह है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो मोनोमर होता है, मोनोमर से डायमर बनता है। डायमर, कई सारे डायमर जब आपस में जुड़ जाते हैं पॉलीमर बनता है। अब जब दो पॉलीमर्स, एक पॉलीमर ऊपर और एक पॉलीमर नीचे, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी में, कैसी? अपोजिट पोलैरिटी में, एक पॉलीमर नीचे एक पॉलीमर ऊपर, जब अपोजिट पोलैरिटी में जुड़ जाते हैं तो प्रोटोफिलामेंट बनता है। और जब कई सारी प्रोटोफिलामेंट्स आपस में जुड़ जाती हैं तब जाकर क्या बनता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट बनता है। तो इस तरीके से होता है, मोनोमर से डायमर, डायमर से पॉलीमर, पॉलीमर से प्रोटोफिलामेंट, प्रोटोफिलामेंट से इंटरमीडिएट फिलामेंट। इस तरीके का असेंबली होती है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की। ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये जो लेमिन्स होते हैं किस फॉर्म में रहते हैं? दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायमर्स, जिसमें एक रॉड लाइक डोमेन होता है और ग्लोबुलर हेड्स होते हैं। Appropriate conditions of pH and ionic strength, the dimers are spontaneously associated into filaments that have a dimer and repeating structure similar to those of cytoplasmic filaments. Appropriate conditions of pH, जब pH की conditions appropriate होती हैं और ionic strength भी appropriate होती है, तो ये जो dimers होते हैं ये अपने आप एक साथ एसोसिएट हो जाते हैं फिलामेंट्स की फॉर्म में। और इन फिलामेंट्स का क्या होता है? डायमीटर होता है और रिपीटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर टू दोज ऑफ साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स। मतलब वही साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का ही तो ये बना हुआ है। तो उसी की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। जो स्ट्रक्चर है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पूरा। न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर्स और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक के बारे में आता है कि न्यूक्लियर पोर्स किस तरीके के होते हैं। तो क्योंकि मैंने आपको बताया, हमने एक स्ट्रक्चर समझ लिया, न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर समझ लिया हमने, न्यूक्लियर एनवेलप। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का जो हमें समझना है वो है न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर से क्या होता है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक जो है वो किस तरीके से मैनेज होता है वो भी हम समझेंगे। उससे पहले ये न्यूक्लियर पोर का एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देख लीजिए और थोड़ा बेसिक आइडिया ले लीजिए, क्योंकि जब हम आगे डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो हमें इसका रेफरेंस मिलेगा। ये साइटोप्लाज्म है, दिस पार्ट इज साइटोप्लाज्म एंड दिस पार्ट इज न्यूक्लियस। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आधा पार्ट है वो साइटोप्लाज्म में आ रहा है और आधा पार्ट जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। ये वाली जो रिंग है, इस रिंग का क्या नाम है? इस रिंग का नाम है साइटोप्लाज्मिक रिंग, ठीक है। और साइटोप्लाज्मिक रिंग के अंदर जो एक रिंग प्रेजेंट है उस रिंग का नाम है स्पोक रिंग। ये जो बीच में प्रेजेंट है इसको सेंट्रल ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ये न्यूक्लियर रिंग है। तो यहाँ पर 3 रिंग है, दिस इज साइटोप्लाज्मिक रिंग। 3 रिंग्स है, रिंग्स पे बहुत ध्यान देना। ये साइटोप्लाज्मिक रिंग हो गई। साइटोप्लाज्मिक रिंग के अंदर स्पोक रिंग्स हैं और यहाँ पर कौन सी रिंग है? न्यूक्लियर रिंग है। और फिर मैंने क्या बताया? ये सेंट्रल प्लग है। और उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है नीचे वाला, ये किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियर बास्केट का। दिस इज न्यूक्लियर बास्केट जैसा इसका स्ट्रक्चर भी लग रहा है। तो नीचे क्या है? न्यूक्लियर बास्केट। इतना आपने आइडिया ले लिया, ठीक है, इतना आइडिया बहुत है। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स। यहाँ पर क्या है? साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स भी। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है ये सारे यूकैरियोटिक फॉर्म्स में होता है फ्रॉम ईस्ट टू ह्यूमंस। प्रोकैरियोट्स में तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोकैरियोट्स का तो न्यूक्लियस ही प्रिमिटिव होता है, उनका तो कोई न्यूक्लियस ही नहीं होता, बस एक डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है। यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है फ्रॉम ईस्ट टू ह्यूमन, सारे यूकैरियोट्स में पाया जाता है। इस परफोरेटेड बाय न्यूक्लियर पोर्स विच हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। और ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है किससे परफोरेटेड होता है? न्यूक्लियर पोर्स से परफोरेटेड होता है। अब स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर पोर्स का, तो क्या बताया इसके अंदर? न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं सर्कुलर इन सरफेस व्यू,
जब आप इन्हें देखोगे तो ये आपको कैसे दिखाई देंगे, सर्कुलर दिखाई देंगे। एंड हैव अ डायमीटर ऑफ 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, 10 से 100 नैनोमीटर की इनकी डायमीटर होती है। प्रीवियसली इट वॉज बिलीव्ड दैट, पहले ये बिलीव किया जाता था कि एक डायफ्राग्राम होता है मेड अप ऑफ अमोर्फस टू फेवरल मटेरियल्स एक्सटेंड थ्रू द पोर लिमिटिंग फ्री ट्रांसफर मटेरियल ऑफ द पोर। मतलब ये जैसे कि पोर कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। इनके बीच में ये जो पोर कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो पोर है ये किसका बना हुआ था, पहले बिलीव किया जाता था कि ये किसका बना हुआ था, ये एक अमॉर्फस और फेवरल मटेरियल का बना होता था। और उस मटेरियल को क्या कहते थे, उसको एन्युलस कहते थे। इट वॉज यूज टू कॉल्ड एज एन्युलस, यानी कि पहले जो न्यूक्लियर पोर था उसमें क्या प्रेजेंट होता था, एन्युलस प्रेजेंट होता था। और वो एन्युलस जो है ये क्या करवाता था, जो फ्री ट्रांसफ़र होता है मटेरियल्स का उसको लिमिट करवाता था। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो फ्री ट्रांसफ़र होता है मटेरियल्स का उसको लिमिट करने का काम था। तो पहले ऐसा मानते थे कि एन्युलस नाम की कोई चीज़ होती है, एन्युलस नाम की। लेकिन अब क्या मानते हैं, अब मानते हैं कि एन्युलस नहीं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है। जो चीज़ होती है यहाँ पर पोर में जो चीज़ होती है वो कोई एन्युलाई, ये पोर में जो चीज़ है कोई न्यूक्लियर नहीं है, क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। यानी कि जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने ऊपर देखा था उसी को न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जो एन्युलस था वो एन्युलस किस में ऑब्जर्व किया गया था, सिर्फ एनिमल सेल्स में। और ये देखा गया था कि जो एन्युलस है वो सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है और प्लांट सेल्स में नहीं होता। लेकिन रीसेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ ने पाया है कि जो न्यूक्लियर पोर होता है ये एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और इसको इसलिए न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक्स हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट पोर कॉम्प्लेक्सेस हैव एन 8-fold और ऑक्टागोनल सिमेट्री। जब नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक्स को अप्लाई किया गया तो उससे पता चला कि जो पोर होता है उसके पास क्या होती है, 8-fold और ऑक्टागोनल सिमेट्री होती है। अब आपको एक बात याद रखिए कि नेगेटिव स्टेनिंग में किसका यूज़ करते हैं, नेगेटिव स्टेनिंग में यूज़ करते हैं आपका एसिडिक डाइज का, एसिडिक डाइज यूज़ होती है। और नेगेटिव स्टेनिंग कहाँ यूज़ होती है, एक ऐसी बॉडी मानिए, एक बॉडी जिसके ऊपर क्या चार्ज है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या आप उसके ऊपर नेगेटिव स्टेनिंग अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये पता करना है, ये आपका होमवर्क है कि जो नेगेटिव स्टेनिंग होती है ये किस पे अप्लाई की जाती है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जैसे कि डीएनए जो होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो डीएनए के लिए कौन सी स्टेनिंग यूज़ करते हैं, नेगेटिव स्टेनिंग टेक्निक्स या कोई और दूसरी टेक्निक्स। तो यहाँ पर क्या बताया कि जो पोर कॉम्प्लेक्स होता है इसकी 8-fold या फिर ऑक्टागोनल सिमेट्री होती है। पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 रिंग्स होती हैं, एक होती है आर और एन्युलाई एंड एट इट्स पेरीफेरी विच विद एन इनसाइड डायमीटर ऑफ 80 नैनोमीटर। तो एक होती है, एक रिंग का नाम क्या है, अभी देखेंगे। तो 2 रिंग्स होती हैं, पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 रिंग्स होती हैं और उन रिंग्स को एन्युलाई भी बोला जा सकता है, उन रिंग्स को एन्युलाई भी बोला जा सकता है। पेरीफेरी पर होती हैं और उनका डायमीटर, इनसाइड डायमीटर की डबल लेयर्ड होंगी तो उनका अंदर वाला डायमीटर बताया, इनसाइड डायमीटर कितना होता है, 80 नैनोमीटर। अ लार्ज पार्टिकल दैट फॉर्म्स अ सेंट्रल प्लग सी एंड रेडियल स्पोक एस। तो यहाँ पर क्या होता है, एक लार्ज पार्टिकल होता है सेंटर में, मैंने सेंटर प्लग दिखाया था आपको। तो एक लार्ज पार्टिकल होता है सेंटर में जिसको प्लग बोलते हैं और रेडियल स्पोक्स निकल रही होती हैं जिनको एस बोलते हैं। दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द प्लग टू द रिंग्स। और वो जो स्पोक्स हैं वो स्पोक्स किसको कनेक्ट करती हैं, वो स्पोक्स जो हैं वो स्पोक्स कनेक्ट करती हैं प्लग को रिंग्स के साथ। पार्टिकल्स भी देखिए स्ट्रक्चर में देखते हैं ना, स्ट्रक्चर किस लिए, ये स्पोक रिंग्स है ना, ये स्पोक रिंग्स जो है ये किसको कनेक्ट कर रही हैं, ये स्पोक रिंग्स इसको सेंट्रल प्लग को, ये सेंट्रल प्लग है, ये जो सेंट्रल ट्रांसपोर्टर लिखा है ये सेंट्रल प्लग है। इस सेंट्रल प्लग को ये जो स्पोक रिंग्स है किससे कनेक्ट कर रही हैं, आपकी इससे कनेक्ट कर रही हैं आपकी साइटोप्लाज्मिक रिंग से। तो और यहाँ पर जो दूसरी रिंग है उस रिंग का नाम क्या है, न्यूक्लियर रिंग। जो भी किससे कनेक्ट, जिसको भी कौन कनेक्ट कर रहा है, स्पोक्स। तो इन स्पोक्स का काम होता है न्यूक्लियर प्लग को कनेक्ट करना रिंग्स के साथ। अब और क्या बताएं, यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं पी जो कि किस पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिंग के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं।
और उनको क्या माना जाता है, दे आर थॉट टू बी एज इनएक्टिव राइबोसोम्स, ऐसा समझा जाता है कि इनएक्टिव राइबोसोम्स है। जो होल होता है इन द सेंटर ऑफ द पोर कॉम्प्लेक्स, इस तरीके का जो पोर कॉम्प्लेक्स है, पोर कॉम्प्लेक्स के सेंटर में जो होल होता है ये एक एक्वस चैनल होता है थ्रू विच वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स शटल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियर पोर की हमने देखा ऊपर, इस न्यूक्लियर पोर में क्या है, थोड़ा बहुत गैप है जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो ट्रेवल कर सकती हैं। तो ये जो न्यूक्लियर पोर होता है ये एक एक्वस चैनल प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स एन एक्वस चैनल, एक एक्वस चैनल प्रोवाइड करता है जिससे कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो हैं वो शटल का मतलब होता है मूव करना, शटल मीन्स मूव कर सकते हैं न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, यानी कि साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ न्यूक्लियस में आ सकती है और न्यूक्लियस से कोई चीज़ साइटोप्लाज्म में जा सकती है। जो पोर कॉम्प्लेक्स होता है ये परफोरेट करता है, इट परफोरेट्स द न्यूक्लियर एनवेलप ब्रिंगिंग द लिपिड बाइलेयर्स ऑफ द इनर एंड द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टुगेदर एट द मार्जिन्स ऑफ द ईच पोर। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बार बार स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, तो अब तो आपको ये बातें खुद भी समझ में आ गई होंगी कि जहाँ पर पोर प्रेजेंट है, जहाँ पर पोर प्रेजेंट है वहाँ पर इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं। बट वन थिंग इज़ टू रिमेंबर दैट कि जो न्यूक्लियर एनवेलप में ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है ये एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रही हैं, बट उसके बाद भी दोनों जो हैं वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होती, वो एक दूसरे से अलग रहती हैं, डिस्टिंक्ट रहती हैं। फिर यहाँ पर क्या बताया, न्यूक्लियर नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स, पोर डेंसिटी के बारे में बताया। जितने न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज पोर डेंसिटी। तो जो न्यूक्लियाई होता है मैमल्स का उसमें कैलकुलेट किया गया है कि 5 to 15% जो सरफेस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो न्यूक्लियर पोर्स ने घेर रखा होता है। तो जो नंबर ऑफ पोर्स होते हैं, नंबर ऑफ पोर्स जो होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, या फिर उनको पोर डेंसिटी भी कहते हैं, वो किससे रिलेटेड है, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी से रिलेटेड है सेल की। मतलब जो इनका नंबर है, जो पोर डेंसिटी है, पहली बात तो जो नंबर है पोर्स का उसको पोर डेंसिटी कहते हैं, और जो पोर डेंसिटी है वो किससे रिलेटेड है, वो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी से रिलेटेड है सेल की, कि सेल जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली कितना एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है, कम एक्टिव है। तो जो पोर डेंसिटी होती है वो लो होती है, इट इज़ एज लो एज 3 पोर्स पर म्यू मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट हो गई, एरिया की यूनिट हो गई। अब यहाँ पर ये याद नहीं करना है कि किसकी पोर डेंसिटी कितनी होती है, बस यहाँ पर एक आइडिया लेना है, क्योंकि हम समझ रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द थ्योरी, हम थ्योरी को समझ रहे हैं, हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, थ्योरी को समझ रहे हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है, एक आइडिया होना ज़रूरी है कि हाँ इस तरीके से होता है कि इस न्यूक्लियर पोर इतना किस में ज़्यादा है किस में कम है, क्योंकि हमें पूरी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पोर डेंसिटी जो है 3 पोर्स पर म्यू मीटर स्क्वायर के आसपास होती है, किसमें, रेड ब्लड सेल्स में, न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स में। क्योंकि आपको पता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता, उनके अंदर कोई वो भी नहीं होती, क्या नहीं होती, और सेल ऑर्गेनेल नहीं होती। लेकिन ऐसा किस में होता है, मैच्योर में। जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं उनके अंदर कुछ नहीं होता, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कार्पेसल्स, इसलिए इनको कार्पेसल्स बोला जाता है। कार्पेसल्स जो है वो कॉर्प्स वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डेड बॉडी। लेकिन जो न्यू आरबीसीज जो फॉर्म होती हैं वो उनके अंदर सब कुछ होता है, लेकिन जब जैसे जैसे वो मैच्योर होती है तो उनके अंदर सब खत्म हो जाता है। तो जो न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होती हैं और जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी जो पोर डेंसिटी है वो बहुत कम है। देखा ये पोर डेंसिटी कितनी कम है, 3 पोर्स पर म्यू मीटर स्क्वायर। तो क्यों ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि ये इनएक्टिव होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो सेल्स ट्रांसक्रिप्शन में इनएक्टिव है उनकी पोर डेंसिटी लो है, और जो सेल्स हैं आरबीसीज और लिम्फोसाइट्स, ये क्या है, हाईली डिफरेंशिएटेड है लेकिन मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, एंड दे आर नॉन प्रोलिफरेटिंग सेल्स। हाईली डिफरेंशिएटेड है, हाईली डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हो गया, इनका जो फंक्शन है वो एकदम फिक्स्ड है, वो फंक्शन चेंज नहीं हो सकता, एकदम फिक्स्ड हो गया है। और मेटाबॉलिकली ये इनएक्टिव है और नॉन प्रोलिफरेटिंग है, ये प्रोलिफरेट भी नहीं करते, यानी कि एक से दो नहीं बनते, मतलब एक आरबीसी जो है वो 2 आरबीसी में बनना, न्यू आरबीसीज बनती है, मतलब एक आरबीसीज जो है वो क्या होती हैं, डेड हो जाती हैं, तो न्यू आरबीसीज बनती हैं। द मेजॉरिटी ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स हैव पोर डेंसिटीज बिटवीन 7 to 12 पोर्स पर मीटर स्क्वायर। जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, जो प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं जिन्हें प्रोलिफरेट करना होता है, बहुत ज़्यादा डिवाइड करना होता है, उनकी जो पोर डेंसिटी होती है वो 7 से 12 पोर्स पर म्यू मीटर स्क्वायर होती है। तो अब ये एक कैटेगरी हो गई। अब थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें पोर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है,
इससे भी ज़्यादा होती है। तो तीसरे टाइप जो है वो है डिफरेंशिएटेड बट हाईली एक्टिव। ऐसे सेल्स जो डिफरेंशिएटेड है उनका फंक्शन भी फिक्स है, लेकिन वो क्या है, वो फिर भी एक्टिव हैं, डिफरेंशिएटेड भी हैं और एक्टिव भी हैं। तो उनकी जो पोर डेंसिटी होती है वो 15 to 20 पोर्स पर मीटर स्क्वायर होती है। और ये किस टाइप के सेल हो गए, लिवर के, किडनी के, ब्रेन सेल्स जो हो गए वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनकी पोर डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि वो एक्टिव हैं और वो डिफरेंशिएटेड भी हैं। तो यहीं पर हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलमोस्ट 35 मिनट्स की हो चुकी है। तो इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर है, अब न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियस हमने न्यूक्लियस से स्टार्ट किया, न्यूक्लियस समझा, हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट समझा सबसे पहले हमने, फिर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पर गए। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देखा हमने हाँ कि बेसिक 4 चीज़ें होती हैं जो हमें स्ट्रक्चर में पढ़नी है न्यूक्लियस के, और फिर उसका फंक्शन पढ़ना है। तो लेकिन हमने अभी 2 चीज़ें डिस्कस की हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया एक न्यूक्लियर एनवेलप, अब हम जो सेकंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर पोर, उसको डिस्कस कर रहे थे। लेकिन जो न्यूक्लियर पोर है इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। न्यूक्लियर पोर का डिस्कशन अभी भी बचता है, तो उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन keep liking and sharing the videos, and I hope you really like this video. If you really do so, please hit the like button and subscribe to this channel. Thank you.